हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हम कर रहे थे। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर और उसका एक यूज हमने देखा था। पास्ट परफेक्ट टेंस टू शो द ऑर्डर ऑफ टू पास्ट इवेंट्स। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम क्यों करते हैं? पास्ट में हुए दो इवेंट्स का ऑर्डर बताने के लिए। पास्ट के दो इवेंट्स किस ऑर्डर में, किस क्रम में हुए। तो जो इवेंट पहले हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है ना? तो इस तरह से बनता है सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का क्लॉज, उसके साथ बिफोर, उसके साथ सिंपल पास्ट टेंस। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि सिंपल पास्ट टेंस का क्लॉज लिया जाए, उसके साथ फिर आफ्टर का यूज किया जाए, फिर उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट बिफोर सिंपल पास्ट आफ्टर पास्ट परफेक्ट। अगर आप इस तरह से सेंटेंस बनाते हो तो ये टाइम क्लॉज होगा, ये मेन क्लॉज होगा। और इस तरह से सेंटेंस बनाओगे तो ये टाइम क्लॉज होगा और ये मेन क्लॉज होगा आपका। ठीक है, इसमें इस बात का ध्यान रखना है। अर्लियर इवेंट मतलब जो दो इवेंट्स हुए उनमें से जो पहले हुआ अर्लियर इवेंट, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में कहेंगे, और जो बाद में हुआ काम उसको सिंपल पास्ट में। अर्लियर इवेंट, लेटर इवेंट। लेटर इवेंट का मतलब बाद में होने वाली घटना, बाद में होने वाला इवेंट, उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। ये सेंटेंस, we had stopped the work before it started to rain. We had stopped the work before it started to rain. बारिश शुरू होने से पहले हम काम बंद कर चुके थे। सेंटेंस में दो चीज़ें हुई, दो इवेंट्स हुए। एक तो हमने काम बंद किया, जो हमारा काम हो रहा था हमने उसको बंद कर दिया, और दूसरा बारिश शुरू हुई। अब दोनों में से पहले क्या हुआ? सेंटेंस कह रहा है कि बारिश के शुरू होने से पहले हम अपना काम बंद कर चुके थे, यानी हमने काम पहले बंद किया था, बारिश बाद में शुरू हुई थी, है ना? तो अर्लियर इवेंट कौन सा है? अर्लियर इवेंट है काम बंद करना। तो अर्लियर इवेंट के लिए कौन सा टेंस यूज होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। लेटर इवेंट के लिए कौन सा टेंस यूज होता है? सिंपल पास्ट टेंस। तो ये अर्लियर इवेंट है, वी हैड स्टॉप्ड द वर्क, हम काम बंद कर चुके थे, बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन, है ना? तो ये बिफोर कंजंक्शन इसके साथ पढ़ा जाएगा। बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन का मतलब बारिश शुरू होने से पहले। अब आप इसी चीज को ऐसे भी कह सकते हो, इट स्टार्टेड टू रेन, इट स्टार्टेड टू रेन आफ्टर वी हैड स्टॉप्ड द वर्क, आफ्टर वी हैड स्टॉप्ड द वर्क। इसका मतलब हम काम रोक चुके थे, उसके बाद बारिश शुरू हुई। तो दोनों ही बातों का मतलब तो एक ही है ना, कि बारिश शुरू होने से पहले हमने काम रोक दिया था या हमारे काम रोकने के बाद बारिश शुरू हुई। आप एक ही चीज कह रहे हो, हा? आपके वर्ड्स डिफरेंट है, आपका ऑर्डर अलग है, लेकिन मीनिंग दोनों सेंटेंसेस का एक ही है। दोनों ही सेंटेंसेस में अर्लियर इवेंट कौन सा है? वी हैड स्टॉप्ड द वर्क। ठीक है, तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनता है। I had completed my work
बिफोर द मैनेजर केम, बिफोर द मैनेजर केम, मैनेजर के आने से पहले मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका था। इस सेंटेंस में भी दो इवेंट्स हुए, कौन से? एक तो मैनेजर का आना और एक मेरा काम कंप्लीट करना। हाँ, पहले क्या हुआ? पहले मैंने अपना काम कंप्लीट किया, बाद में क्या हुआ? मैनेजर आया। हाँ, तो मैनेजर के आने से पहले मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका था। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर द मैनेजर केम। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द मैनेजर केम आफ्टर I had completed my work. I had completed my work. अर्लियर इवेंट कौन सा है? अर्लियर इवेंट है ये, मैंने अपना काम कंप्लीट किया। लेटर इवेंट कौन सा है? लेटर इवेंट है मैनेजर का आना। ठीक है, तो दोनों ही क्लॉज जो हैं, अगर आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हो तो दूसरा क्लॉज साथ में पास्ट परफेक्ट का कभी नहीं होता, ध्यान रखना। दोनों क्लॉज पास्ट परफेक्ट के नहीं होंगे। टाइम क्लॉज में भी पास्ट परफेक्ट, मेन क्लॉज में भी पास्ट परफेक्ट, ऐसा नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया है अगर आपने, तो उसके साथ सिंपल पास्ट टेंस ही आएगा, यानी जो दूसरा वाला क्लॉज होगा वो सिंपल पास्ट टेंस का ही होगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। Ramesh had left for work before the postman came. पोस्टमैन के आने से पहले रमेश जो है वो काम के लिए रवाना हो चुका था। पोस्टमैन कोई लेटर देने के लिए आया था, लेकिन पोस्टमैन के आने से पहले रमेश जो है he had left, रमेश had left for work before the postman came. ऐसे भी कह सकते हो, the postman came after Ramesh had left for work. After Ramesh had left for work. तो दोनों ही सेंटेंसेस में रमेश पहले गया, रमेश पहले रवाना हुआ और पोस्टमैन बाद में आया। रमेश का रवाना होना अर्लियर इवेंट है, पोस्टमैन का आना लेटर इवेंट है। इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज आप करते हैं। पास्ट में किसी एक काम के होने से पहले अगर कोई दूसरा काम हो चुका था तो पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट दोनों टेंस एक साथ यूज होते हैं। अब जरा इस सेंटेंस को देखिए, she had posted the letter before her mother had seen her. क्या इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक है? She had posted the letter before her mother had seen her. उसकी माँ ने, उसकी मदर ने उसे देखा, उससे पहले वो लेटर पोस्ट कर चुकी थी, वो लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाल चुकी थी। उसकी माँ ने उसको देखा उससे पहले, यानी कि सेंटेंस में दो चीज़ें हुई, दो इवेंट्स हुए। कौन से? एक तो उसने लेटर पोस्ट किया, दूसरा उसकी मदर ने उसे देखा। दोनों में से पहले क्या हुआ? उसकी माँ ने उसे पहले देखा या लेटर उसने पहले पोस्ट किया? अर्लियर इवेंट पास्ट परफेक्ट में होता है, तो अर्लियर इवेंट कौन सा है? ये शी हैड पोस्टेड द लेटर, वो लेटर पोस्ट कर चुकी थी, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। हाँ, तो अब यहाँ इस सेंटेंस में मिस्टेक ये है, प्रॉब्लम ये है कि दोनों ही क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में है। मेन क्लॉज में भी पास्ट परफेक्ट है, टाइम क्लॉज में भी पास्ट परफेक्ट है। तो मेन क्लॉज और टाइम क्लॉज दोनों पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं हो सकते। हाँ, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है अपने आप में। दोनों क्लॉज सिंपल पास्ट के हो सकते हैं। हमने अभी तक जो चीज़ें पढ़ रखी हैं, टाइम क्लॉज और मेन क्लॉज दोनों सिंपल पास्ट के हो सकते हैं।
पैरेलल एक्शन बताने हो तो दोनों क्लॉज पास्ट कंटिन्यूअस के भी हो सकते हैं, मेन क्लॉज में पास्ट कंटिन्यूअस, टाइम क्लॉज में पास्ट कंटिन्यूअस, लेकिन दोनों क्लॉज पास्ट परफेक्ट के नहीं हो सकते। अगर एक क्लॉज में पास्ट परफेक्ट है, मेन क्लॉज या टाइम क्लॉज में से किसी एक में अगर पास्ट परफेक्ट है तो दूसरे क्लॉज में सिंपल पास्ट टेंस ही आएगा, ठीक है ना। तब इसमें किसको कहाँ चेंज किसको करेंगे, पास्ट परफेक्ट बिफोर सिंपल पास्ट। हाँ, ये एक एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर है, पास्ट परफेक्ट टेंस बिफोर सिंपल पास्ट टेंस। तो बिफोर के साथ वाला जो क्लॉज है ये सिंपल पास्ट टेंस में होना चाहिए। ये हैड सीन लिखा है, दिस इज रॉन्ग, इसकी जगह होना चाहिए सॉ। तो ये अगर सेंटेंस आ जाए एग्जाम में करेक्शन के लिए तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, शी हैड पोस्टेड द लेटर, शी हैड पोस्टेड द लेटर बिफोर her mother saw her, her mother had seen her नहीं, her mother saw her, उसकी मदर ने उसे देखा, उससे पहले वो लेटर पोस्ट कर चुकी थी। She had posted the letter before her mother saw her. The meeting had started after all the members had arrived. इसमें क्या प्रॉब्लम है? The meeting had started after all the members had arrived. कह रहा है सारे मेंबर्स के आ जाने के बाद मीटिंग स्टार्ट हुई, सारे मेंबर्स के पहुंच जाने के बाद मीटिंग स्टार्ट हुई। इसमें भी दो इवेंट्स हुए, एक मीटिंग स्टार्ट हुई और एक सारे मेंबर्स पहुंचे। पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ, अर्लियर इवेंट कौन सा है? आफ्टर के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, तो आफ्टर के साथ तो पास्ट परफेक्ट टेंस है ही, आफ्टर से स्टार्ट होने वाला क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस का है, ये ठीक है। लेकिन साथ में जो दूसरा क्लॉज है मेन क्लॉज, उसमें भी आपने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया है, ये सही नहीं है ना। तो इसको आपको ऐसे लिखना चाहिए, द मीटिंग स्टार्टेड, द मीटिंग स्टार्टेड आफ्टर all the members had arrived, after all the members had arrived, सारे मेंबर्स के पहुंच जाने के बाद मीटिंग शुरू हुई। पहले क्या हुआ, पहले सारे मेंबर्स पहुंचे, फिर क्या हुआ, फिर मीटिंग स्टार्ट हुई। पहले होने वाला इवेंट जो अर्लियर इवेंट होता है उसको पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, लेटर इवेंट को सिंपल पास्ट में लिखते हैं। अब अर्लियर इवेंट कौन सा है, लेटर कौन सा है, ये आपको बिफोर और आफ्टर से पता चल जाएगा ना। जनरली बिफोर वाला जो क्लॉज है वो लेटर इवेंट बताता है और आफ्टर वाला जो क्लॉज है वो अर्लियर इवेंट बताता है। तो आफ्टर के साथ आइडियली पास्ट परफेक्ट टेंस और बिफोर के साथ आइडियली सिंपल पास्ट टेंस का यूज होना चाहिए। दोनों क्लॉज अगर पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं तो वो एक मिस्टेक है, उसको तो करेक्ट करना है, ठीक है। फिर इस तरह से करेक्ट करना है, अगर बिफोर के साथ पास्ट परफेक्ट दे रखा है तो उसको सिंपल पास्ट में चेंज कर दीजिए, और आफ्टर वाला जो क्लॉज है वो पास्ट परफेक्ट का है, साथ में जो दूसरा क्लॉज है वो भी पास्ट परफेक्ट में है, तो उस दूसरे वाले क्लॉज को सिंपल पास्ट में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं। टेंस में जहां जहां क्वेश्चंस बन सकते हैं, जहां जहां क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है, हाँ वहां मैं आपको बताता रहता हूं, है ना। तो उसको अच्छी तरह से नोट कीजिएगा। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस सेम वो का वो सेंटेंस नहीं मिलता, लेकिन सेम उसी टाइप का सेंटेंस क्वेश्चन में मिल जाता है, ठीक है। जहां जहां पॉसिबिलिटी है, जहां जहां गुंजाइश है क्वेश्चन बनने की, वहां हम उसके ऊपर बात जरूर करेंगे। तो अगर ये सिचुएशन है तो आप पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था पास्ट परफेक्ट का यूज हम ऐसे ही नहीं करते। पास्ट का कोई एक इवेंट ही बताना है सिर्फ टाइम के साथ, तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है, उसके लिए तो सिंपल पास्ट टेंस है कि पास्ट में कोई एक्शन इस समय पर हुआ था, इस दिन को हुआ था, इस तारीख को हुआ था, ऐसा कहना है ना, तब तो सिंपल पास्ट टेंस ही यूज करना है। फिर
पास्ट परफेक्ट तब यूज करना है जब आपको ये कहना हो कि दो चीजें हुई थी और दोनों का ऑर्डर बताना है कि पहले ये हुआ था, बाद में ये हुआ था, इस काम के होने से पहले ये काम हो चुका था और ये वाला काम उस काम के होने के बाद में हुआ था। इस तरह की बात अगर कहनी हो तो होता है पास्ट परफेक्ट, नहीं तो पास्ट परफेक्ट का यूज नहीं करते। ठीक है, तो ये इसका पहला यूज था पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का सेकंड यूज देखेंगे, दूसरा यूज। पास्ट परफेक्ट टेंस को एक और तरह से भी यूज कर सकते हो। कैसे? कॉज और इफेक्ट बताने के लिए, टू टॉक अबाउट कॉज एंड इफेक्ट इन द पास्ट, कॉज एंड इफेक्ट इन द पास्ट। कॉज एंड इफेक्ट। कॉज का मतलब कारण, इफेक्ट का मतलब उसका प्रभाव, उसका परिणाम। कॉज एंड इफेक्ट। कॉज जो है ना, कॉज पहले होता है, इफेक्ट उसका बाद में दिखाई देता है। कॉज और इफेक्ट में से पहले क्या होता है? पहले कॉज होता है, पहले कारण होता है, फिर उसका प्रभाव या परिणाम वो बाद में नजर आता है ना। तो अगर ये कॉज और इफेक्ट दोनों ही पास्ट में दिखाई दिए हों, पास्ट में अराइज हुए हों, कॉज पास्ट में हुआ, उसका इफेक्ट भी पास्ट में नजर आया, है ना, तो आप अपना सेंटेंस कैसे बनाते हो? देखना जरा इन एग्जांपल्स को। Dinesh was upset because he had failed. पढ़ना है सेंटेंस को। दिनेश वॉज अपसेट बिकॉज ही हैड फेल्ड। क्या कह रहे हैं आप? आप कह रहे हैं दिनेश अपसेट था क्योंकि वो फेल हो चुका था, वो फेल हो गया था, है ना। दो बातें हैं सेंटेंस में, एक तो दिनेश अपसेट था, हाँ, और उसके बाद में आपने दिनेश के अपसेट होने का कारण बताया। वो अपसेट क्यों था? क्योंकि वो फेल हो गया था। अब इन दोनों में से देखिए कॉज क्या है। दिनेश का अपसेट होना कॉज है या उसका फेल होना कॉज है? दिनेश फेल हुआ, ये कॉज है। अपसेट होना, उदास होना, अपसेट मीन सैड, अनहैप्पी, अपसेट होना उसका इफेक्ट है। जब हम फेल हो जाते हैं, जब हम सक्सेसफुल नहीं होते, पास नहीं होते, तो हम उदास होते हैं, दुखी होते हैं। तो दिनेश जो है वो अपसेट था क्योंकि वो फेल हो गया था, तो उसका फेल हो जाना कॉज है और अपसेट होना उसका इफेक्ट है। ठीक है, तो जब भी पास्ट का, अब ये दोनों चीजें पास्ट में है, फेल भी वो पास्ट में हुआ था और अपसेट भी वो पास्ट में था, है ना। तो कॉज भी पास्ट का है, इफेक्ट भी पास्ट का है। तो जब आपको पास्ट का कॉज और उसका इफेक्ट बताना हो पास्ट में, तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। किसका? पास्ट परफेक्ट का, सिंपल पास्ट का। ऐसे केस में क्या करते हैं? वही पहले होने वाली चीज पास्ट परफेक्ट में, बाद में होने वाली चीज सिंपल पास्ट में। अर्लियर इवेंट पास्ट परफेक्ट में और लेटर इवेंट सिंपल पास्ट में। तो कॉज अर्लियर इवेंट होता है, कॉज हमेशा पहले होता है, हाँ, फेल वो पहले हुआ था, अपसेट वो बाद में हुआ। तो आप क्या करेंगे? कॉज को बताएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, कॉज वाला जो क्लॉज है उसे लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में, और इफेक्ट वाला जो क्लॉज है उसे लिखेंगे सिंपल पास्ट में। कॉज के लिए पास्ट परफेक्ट, इफेक्ट के लिए सिंपल पास्ट। Dinesh was upset because he had failed. ये वाला जो क्लॉज है ना, ये कॉज बता रहा है। ये बिकॉज वाला जो क्लॉज है ये क्या बता रहा है? कॉज। और वो वाला जो क्लॉज है दिनेश वॉज अपसेट, ये क्या बता रहा है? इफेक्ट, है ना। तो अभी तक हम जो है ना टाइम क्लॉज के साथ डील कर रहे थे, टाइम क्लॉज को देख रहे थे। बिफोर, आफ्टर, व्हेन से जो स्टार्ट होता है उसको टाइम क्लॉज कहते हैं। ये वाला जो क्लॉज है, ये जो बिकॉज वाला जो क्लॉज है, ये टाइम क्लॉज नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये क्लॉज टाइम नहीं बता रहा, ये क्लॉज कारण बता रहा है, कॉज बता रहा है। कॉज कहो या रीजन कहो, एक ही बात है। तो जो क्लॉज कॉज या रीजन बताता है उसे रीजन क्लॉज कहते हैं, टाइम क्लॉज नहीं कहते। क्या कहते हैं उसको? रीजन क्लॉज। रीजन का मतलब कारण, वजह, है ना। तो ये जो क्लॉज है ये रीजन क्लॉज है।
ये है रीजन क्लॉज। तो आप ये कह सकते हो रीजन क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस, और ये जो है ना ये मेन क्लॉज है। दिनेश वाज अपसेट, ये कौन सा क्लॉज है? मेन क्लॉज। मेन क्लॉज में सिंपल पास्ट टेंस। एक और एग्जांपल देखते हैं इस टाइप का। He had no money because he had lost his wallet. He had no money because he had lost his wallet. उसके पास पैसे नहीं थे क्योंकि वो अपना वॉलेट खो चुका था। उसने अपना वॉलेट खो दिया था। उसके पास पैसे नहीं थे, उसने अपना वॉलेट खो दिया था। कितनी चीजें हुई सेंटेंस में? एक तो उसने अपना वॉलेट खोया, दूसरा उसके पास पैसे नहीं थे। तो उसका वॉलेट खोना ये कॉज है, और उसके पास पैसे ना होना ये उसका इफेक्ट है ना। तो ये वाला जो क्लॉज है, ये बिकॉज से जो क्लॉज इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये वाला जो क्लॉज है, इसमें आपने रीजन बताया है। ये है रीजन क्लॉज। क्या है ये रीजन क्लॉज है। और ये वाला जो क्लॉज है ये मेन क्लॉज है। ये सिंपल पास्ट टेंस है। देखो इसमें हैड को मेन वर्ब की तरह यूज किया है। ही हैड नो मनी, उसके पास मनी नहीं था, उसके पास पैसे नहीं थे। कौन सा टेंस है ये? सिंपल पास्ट टेंस, है ना। तो मेन क्लॉज जो है वो इफेक्ट बताएगा, और रीजन क्लॉज जो है वो कॉज बताएगा। रीजन क्लॉज को पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे और मेन क्लॉज को सिंपल पास्ट में। ही हैड नो मनी बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज वॉलेट। उसके पास मनी नहीं था, पैसे नहीं थे, क्योंकि उसने अपना वॉलेट खो दिया था। अब ये जो रीजन क्लॉज होता है, जैसे हमने टाइम क्लॉज के बारे में ये पढ़ा था कि टाइम क्लॉज व्हेन से स्टार्ट हो सकता है, बिफोर से हो सकता है, आफ्टर से हो सकता है, हाँ, टिल या अंटिल से स्टार्ट हो सकता है, एज सोन एज से हो सकता है। उसी तरह से जो रीजन क्लॉज होता है, जिसे हम रीजन क्लॉज कहते हैं, रीजन क्लॉज जो है या तो बिकॉज से स्टार्ट होता है, बिकॉज क्योंकि, या फिर एज से, या कभी कभी सिंस। बिकॉज, एज, सिंस, ये तीनों कंजंक्शंस हैं। इन तीनों का मतलब होता है क्योंकि। कंजंक्शंस हैं बिकॉज, एज, सिंस। रीजन क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं। John was very happy. John was very happy as he had won the first prize. जॉन बहुत खुश था क्योंकि उसने फर्स्ट प्राइज जीता था, है ना। तो इसमें फर्स्ट प्राइज जीता उसने, ये कॉज है, और खुश होना उसका इफेक्ट है। फर्स्ट प्राइज जीतने की वजह से उसे बड़ी खुशी हुई, तो वो फर्स्ट प्राइज जीता, ये अर्लियर इवेंट है, ये कॉज है, और वो खुश हो गया उस बात से, ये उसका इफेक्ट है ना। तो ये जो एज वाला क्लॉज है, ये रीजन क्लॉज है। क्या है ये? रीजन क्लॉज। और वो जो क्लॉज है दूसरा वाला, ये है मेन क्लॉज। जॉन वॉज वेरी हैप्पी, ये कौन सा क्लॉज है? ये आपका मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज, ये रीजन क्लॉज। अब ये जो रीजन क्लॉज होता है टाइम क्लॉज की तरह, टाइम क्लॉज में हमने देखा था कि कई बार हम सेंटेंस में मेन क्लॉज को पहले और टाइम क्लॉज को बाद में लिखते हैं। तो कभी कभी हम ऐसे भी लिखते हैं, टाइम क्लॉज पहले और मेन क्लॉज बाद में। टाइम क्लॉज को पहले यूज करते हैं, अगर हम लिख रहे हैं तो टाइम क्लॉज को पहले लिखते हैं, कॉमा लगाते हैं, फिर बाद में मेन क्लॉज लिखते हैं। बोल भी सकते हैं इस तरह से, टाइम क्लॉज को पहले बोल दिया, मेन क्लॉज बाद में। तो वो आपकी चॉइस होती है। तो उसी तरह से रीजन क्लॉज जो है, उसमें भी आप इस तरह से ऑर्डर को चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो मेन क्लॉज को पहले लिखो, रीजन क्लॉज को बाद में लिखो, और आप चाहो तो रीजन क्लॉज को पहले लिख करके मेन क्लॉज को बाद में लिख सकते हैं। कह सकते हैं आप
as he had eaten all the sweets, the box was empty. The box was empty. क्योंकि उसने सारे स्वीट्स खा लिए थे, उसने सारी मिठाई खा ली थी, इसलिए वो बॉक्स खाली था. बॉक्स में मिठाई थी, बॉक्स खाली हो गया मिठाई का, इसका मतलब किसी ने सारी मिठाई खा ली थी. तो आप यही कह रहे हो, कारण बता रहे हो. बॉक्स खाली क्यों था? क्योंकि उसने सारी मिठाई खा ली थी, इसलिए बॉक्स खाली था. As he had eaten all the sweets, the box was empty. The box was empty as he had eaten all the sweets. तो because की जगह आप as का यूज कर सकते हैं. The box was empty because he had eaten all the sweets. Because की जगह as का यूज कर सकते हैं. हाँ, रीजन क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए बिकॉज का यूज हो सकता है, एज का भी, और सिंस का भी. सिंस since he had invited us, we went there. Since he had invited us, we went there. क्योंकि उसने हमें इनवाइट किया था, इसलिए हम वहां गए थे. दो चीजें हुई सेंटेंस में. एक तो उसने हमें इनवाइट किया और दूसरा हम वहां गए. हम कहीं पर क्यों जाते हैं? कहीं अगर कोई पार्टी, प्रोग्राम, फंक्शन होता है तो वहाँ अगर लोग हमें इनवाइट करते हैं तो हम वहाँ जाते हैं. तो यही कह रहा है सेंटेंस कि क्योंकि उसने हमें इनवाइट किया था इसलिए हम वहाँ गए. सिंस ही हैड इनवाइटेड अस वी वेंट देयर. ये रीजन क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है. अब उसी बात को आप अलग तरीके से कह सकते हो. वी वेंट देयर बिकॉज ही हैड इनवाइटेड अस. कह सकते हो वी वेंट देयर बिकॉज he had invited us. हम वहां गए थे क्योंकि उसने हमें इनवाइट किया था. We went there because he had invited us. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप बिकॉज का यूज करें, एज का यूज करें या सिंस का यूज करें. Since he had spent all the money, he was penniless. He was penniless. Penniless कौन होता है? Penniless मतलब जिसके पास एक पैसा भी ना हो, कंगाल, जिसकी जेब में एक फूटी कौड़ी ना हो, उसको कहते हैं penniless, है ना. तो क्योंकि वो सारे पैसे खर्च कर चुका था, क्योंकि उसने सारे पैसे खर्च कर दिए थे, इसलिए अब वो penniless था. तो इसमें भी एक कॉज और एक इफेक्ट है. कॉज क्या है? उसने पैसे खर्च कर दिए थे, ये कॉज है. इफेक्ट क्या है? कि वो पेनीलेस था. तो सिंस ही हैड स्पेंट ऑल द मनी ही वाज पेनीलेस. ये वाला क्लॉज क्या बता रहा है? कॉज. तो ये कौन सा क्लॉज है? ये रीजन क्लॉज है. और ये जो है ये मेन क्लॉज है. तो बहुत अच्छी तरह से इस चीज को समझने की जरूरत है. कभी भी इस तरह से आपको कुछ लिखना हो या बोलना हो, पास्ट का कॉज और पास्ट का इफेक्ट बताना हो, पास्ट का कॉज और पास्ट में उसका इफेक्ट बताना हो, तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस का इस तरीके से यूज कर सकते हैं. ठीक है ना. तो ये मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस के ये दो यूज देखे हमने. एक तो अगर पास्ट में हुई दो चीजों का ऑर्डर बताना हो, पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था, ये कहना हो. इस काम के होने से पहले ये काम हो चुका था, ये कहना हो, तब हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं. और दूसरा हम पास्ट परफेक्ट तब यूज करते हैं जब पास्ट का कॉज और पास्ट में उसका इफेक्ट बताना हो. कोई काम पास्ट में हुआ और उसकी वजह से उसका एक इफेक्ट भी पास्ट में दिखाई दिया. ये पास्ट परफेक्ट टेंस के दो यूजेस हमने देखे. एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से याद कर लीजिए. ये जो एग्जाम्पल्स है ना, सेंटेंसेस, ये सेंटेंस अगर आपको याद हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती. सिर्फ
ये जो यूज़ के पॉइंट्स हमने लिखे हैं इन्हें याद करने से नहीं होगा कुछ, आपके पास एग्जाम्पल सेंटेंस होना चाहिए। अपना खुद का सेंटेंस बना लो, अपना खुद का सेंटेंस नहीं बना रहे तो जो सेंटेंस बनाए हैं हमने लिखे हैं इन्हें तो एटलीस्ट याद कर ही लो। इन सेंटेंसेस को अगर आप याद रखेंगे तो बिल्कुल वो जो सिचुएशन है, वो जो यूज़ है उस टेंस का, वो आपको हमेशा याद रहेगा। आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ कब इस टेंस का यूज़ करना चाहिए, बस वो हमें आइडिया ही काम आता है। हाँ, ये मतलब इतना सब कुछ पढ़ के स्टडी करके हम अपना खुद का एक आइडिया डेवलप कर लेते हैं और फिर जब हम काम करने बैठते हैं, जब हम लिखने बैठते हैं, लैंग्वेज को जब हम यूज़ करने लगते हैं तो हमें वो आइडिया काम आता है। ठीक है ना, तो उसको फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। अब आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करके आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। He had not completed his work before the manager came. Negative sentence. मैनेजर के आने से पहले उसने अपना काम पूरा नहीं किया था। He had not completed his work before the manager came. Had you stopped the work before the lights went out? क्या लाइट्स जाने से पहले आप काम बंद कर चुके थे? क्या लाइट्स गई उससे पहले आपने काम बंद कर दिया था? Had you stopped the work before the lights went out? जब लाइट्स जाती हैं तो हम एक फ्रेज यूज करते हैं, गो आउट। लाइट्स हैव गॉन आउट। पास्ट टेंस में लाइट्स वेंट आउट। लाइट्स वेंट आउट मतलब लाइट्स चली गई थी। तो क्या लाइट्स चली गई उससे पहले आपने काम बंद कर दिया था? हैड यू स्टॉप द वर्क बिफोर द लाइट्स वेंट आउट? इस तरह से। अब जरा इस सेंटेंस को देखिए। We had had lunch before the guests came. क्या ये एक अच्छा सेंटेंस है? We had had lunch before the guests came. गेस्ट्स के आने से पहले, मेहमानों के आने से पहले हम लंच कर चुके थे। Is it a good sentence or not? सही है ये। वी हैड हैड लंच, दो बार हैड का यूज हो रहा है, लेकिन ये दोनों हैड अपना अपना काम कर रहे हैं। एक हैड पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है और एक हैड जो है मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। हमें पता है हैव का यूज हम ईट के लिए, ईट के सेंस में करते हैं, खाने पीने के लिए। अगर आप कहते हैं कि भाई वी हैव ईटन लंच, तो वी हैव ईटन लंच की जगह हम कहते हैं वी हैव हैड लंच, तो वो हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड। तो ये जो हैड है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये जो हैड है ये मेन वर्ब है, थर्ड फॉर्म है। और यहां हैड का मतलब है ईटन। वी हैड ईटन लंच, वी हैड ईटन लंच बिफोर द गेस्ट्स केम। तो दो हैड एक साथ आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इतना है कि वो एक हैड उनमें से हेल्पिंग वर्ब का होगा और दूसरा वाला जो हैड है वो मेन वर्ब। वी हैड हैड लंच मीन्स वी हैड ईटन लंच बिफोर द गेस्ट्स केम। कभी कभी ये बिफोर की जगह व्हेन का यूज भी होता है इसमें। बिफोर आफ्टर वाले एग्जांपल्स लिए थे हमने ज्यादातर, लेकिन कभी कभी बता देता हूं आपको, बिफोर की जगह कंजंक्शन व्हेन का भी यूज कर सकते हो। कह सकते हो वी हैड हैड लंच व्हेन द गेस्ट्स केम। वी हैड हैड लंच व्हेन द गेस्ट्स केम। जब मेहमान आए तब हम लंच कर चुके थे। बस थोड़ा सा मतलब वो होता है ना कि आपके वर्ड्स बदल जाते हैं, जो आप बात कहना चाह रहे हो उसका मतलब लगभग वही होता है, लेकिन थोड़ा सा आप वर्ड चेंज कर देते हो कभी कभी। मेहमानों के आने से पहले हम लंच कर चुके थे, ऐसा कहना है तब तो बिफोर यूज करें। और ये कहना है कि जिस वक्त मेहमान आए, जब मेहमान आए तब हम लंच कर चुके थे, तो आप व्हेन यूज कर लो।
ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या कहना है आपको उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कभी कभी बिफोर की जगह, आफ्टर की जगह व्हेन का यूज भी करते हैं। ये सेंटेंस भी एक अच्छा सेंटेंस है। वी हैड हैड लंच व्हेन द गेस्ट्स केम, वी हैड हैड लंच बिफोर द गेस्ट्स केम। बोथ आर गुड सेंटेंसेस। The meeting had already started when we reached there. जब हम वहां पहुंचे तो मीटिंग तो पहले से शुरू हो चुकी थी। The meeting had already started when we reached there. जब हम वहां पहुंचे तब मीटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। ऑलरेडी का यूज भी कर सकते हो पास्ट परफेक्ट के साथ, ऑलरेडी, पहले से ही। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द पास्ट परफेक्ट टेंस। इसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इंपॉर्टेंट टेंस है, ध्यान रखिएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और ये उन 8 टेंसेस में से एक है। जो 8 टेंस हमने आपको बताए थे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हाँ, तो पास्ट परफेक्ट टेंस इज वन ऑफ दोज 8 टेंसेस, इसलिए ध्यान रखना इस टेंस का। अब आता है इसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंसेस में जो तीसरा टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये आपके उन 8 टेंसेस में से एक नहीं है। दिस टेंस इज नॉट वन ऑफ दोज 8 टेंसेस। हाँ, फ्यूचर का एक ही टेंस हमने उसमें शामिल किया, वो है सिंपल फ्यूचर, और ये जो है ये है फ्यूचर परफेक्ट। तो इसको एक इतना इंपॉर्टेंट टेंस तो नहीं कह सकते हम, लेकिन फिर भी इस टेंस का सेंटेंस बनता है। ये टेंस कभी कभी काम आता है। ये फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है। मतलब अगर आपको ये कहना है कि फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा, देखो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों को अगर कंपेयर करो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब यूज करते हो? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हो ये कहने के लिए कि कोई काम हो चुका है, हो गया है, हुआ है, ऐसा हो गया है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हुआ है, ऐसा कहना है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट कब यूज करते हैं? जब ये कहना हो कि कोई काम हो चुका था, ऐसा हो चुका था, ऐसा हो गया था, ऐसा हुआ था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस। अब यही बात अगर आपको फ्यूचर के लिए कहनी है कि फ्यूचर में ऐसा हो चुका होगा, हम ऐसा कर चुके होंगे, तो उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस कैसे बनता है, स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर ये होता है, देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ विल या शैल, उसके बाद में हैव, उसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हाँ, इसमें 2 ऑक्सिलरीज हैं, 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक तो विल और शैल, दूसरा हैव। जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है वो है विल शैल, और जो सेकंड हेल्पिंग वर्ब है वो है हैव। हैज नहीं है, ध्यान रखना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर में हैज नहीं है, हैव है। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, आप हैव का ही यूज करेंगे, क्योंकि ये सेकंड हेल्पिंग वर्ब है। वो हैज और हैव का ध्यान हमें तब रखना होता है जब हैज और हैव को या तो हमने फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया हो, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव, उसमें हम सब्जेक्ट को देख करके हैज और हैव का यूज करते थे। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हैज, नहीं तो हैव, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हैज और हैव है ना, वो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव। यहां पर ये जो हैव है ये फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये सेकंड हेल्पिंग वर्ब है। ये चेंज नहीं होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये हैव ही रहेगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो नॉट को कहां रखते हो? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद, विल शैल के बाद नॉट, उसके बाद में हैव, उसके बाद में थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए विल शैल को आगे ले लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव, उसके बाद में थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने का हो तो विल शैल, सब्जेक्ट, नॉट,
have, third form object question mark. Affirmative sentence, ये negative, ये interrogative और ये interrogative negative. परफेक्ट टेंस है, इसलिए थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब की जो है उसका यूज आप करेंगे सेंटेंस में. अब इस टेंस का यूज कैसे करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कब काम में लेना है. फ्यूचर परफेक्ट टेंस बेसिकली ये बताने के लिए होता है, एक तो ये होता है कि कोई भी चीज, कोई भी काम, कोई भी एक्शन, कोई भी इवेंट फ्यूचर में कब होगा, कब होगा, ये बताने के लिए ये टेंस नहीं है. कोई भी काम, कोई भी इवेंट फ्यूचर में कब होगा ये बताने के लिए तो है सिंपल फ्यूचर टेंस. कौन सा टेंस? सिंपल फ्यूचर टेंस, वो विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म. ये टेंस आपको ये बताएगा कि फ्यूचर में कोई भी इवेंट कब तक, कब नहीं, कब तक हो जाएगा, कब तक हो चुका होगा. नाउ देयर इज डिफरेंस बिटवीन कब एंड कब तक. कब और कब तक में डिफरेंस होता है. देखो, जब आप पूछते हो कि कोई काम कब होगा, हाँ, तो उसका एक अलग आंसर होता है. और जब आप ये पूछते हैं कि कोई काम कब तक हो जाएगा, कब तक हो चुका होगा, तो उसका एक अलग आंसर होता है. तो ये टेंस कब का आंसर नहीं देगा आपको. ये टेंस जो है, इस टेंस का जो सेंटेंस है, ये आपको आंसर देगा कब तक का. किसी से ये पूछना है कि आप घर कब पहुंचोगे, हाँ, तो आप उनसे पूछेंगे व्हेन विल यू रीच होम, व्हेन विल यू रीच होम, आप घर कब पहुंचेंगे. तो वो टाइम बता देगा कि भाई मैं शाम को 6 बजे घर पहुंचूंगा. आई विल रीच होम एट 6 o'clock, आई विल रीच होम एट 7 PM, इस तरह से. लेकिन अगर आपको उनसे ये पूछना है कि आप कब तक घर पहुंच जाएंगे, आप घर कब तक पहुंच चुके होंगे, ना कब और कब तक में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए. कब तक घर पहुंच जाएंगे, तो वो कहेगा कि भाई मैं शाम को 7 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा, मैं शाम को 7 बजे तक घर पहुंच चुका होऊंगा, 7 बजे तक घर पहुंच चुका होऊंगा. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जब घड़ी में 7 बजेंगे तब मैं घर पर होऊंगा. हो सकता है 10-15 मिनट, आधा घंटा पहले पहुंच जाऊं, हो सकता है 6:30 बजे घर पहुंच जाऊं मैं, लेकिन जब 7 बजे होंगे ना, तब मैं घर पर होऊंगा. 7 बजे तक मैं घर पहुंच गया होऊंगा. इस तरह की बात अगर कहनी है तो ये टेंस यूज करना है, नहीं तो नहीं. ठीक है ना. तो जनरली क्या होता है, जब आप सेंटेंस बनाते हो ना फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, तो आपका जो एडवर्बियल होता है, एडवर्बियल, उसमें जनरली बाय का यूज करते हैं. बाय के साथ फ्यूचर का टाइम, बाय टुमारो, हाँ, बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट फ्राइडे, कुछ भी बाय के साथ फ्यूचर का कोई टाइम, बाय के साथ फ्यूचर का कोई टाइम एक्सप्रेशन. इस तरह से we will have reached Mumbai, we will have reached Mumbai by this time tomorrow, by this time tomorrow. कल इस समय तक, कल इस टाइम तक हम मुंबई पहुंच गए होंगे, कल इस समय तक हम मुंबई पहुंच चुके होंगे. अब हम ये नहीं कह रहे कि हम कल इस समय मुंबई पहुंचेंगे, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि हम कल इस वक्त मुंबई पहुंचेंगे. हम कह रहे हैं कि कल इस वक्त तक हम लोग मुंबई पहुंच गए होंगे. इसका मतलब कल घड़ी में जब ये टाइम होगा ना, तब हम मुंबई में होंगे. हो सकता है 1 घंटा 2 घंटा पहले पहुंच जाएं, लेकिन इस वक्त तक तो हम पहुंच गए होंगे. वी विल हैव रीच्ड मुंबई बाय दिस टाइम टुमारो. बाय के साथ ये फ्यूचर का टाइम एक्सप्रेशन है. देखो, इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज होता है. यू विल हैव got a job by the end of this month. इस महीने के एंड तक तुम्हें एक नौकरी मिल चुकी होगी. तुम्हें अभी तक जॉब मिला नहीं है, लेकिन इस मंथ के एंड तक तुम्हें जॉब
मिल चुका होगा. You will have got a job by the end of this month. Alok will have completed his studies by 2023. हाँ, 2023 तक आलोक अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका होगा. आलोक अपनी पढ़ाई 2023 में पूरी करेगा ऐसा नहीं कहा हमने. हम कह रहे हैं 2023 तक आलोक अपनी स्टडीज कंप्लीट कर चुका होगा. मतलब जब 2023 आएगा तब आलोक की स्टडीज कंप्लीट हो चुकी होंगी. एक साल पहले भी हो सकती हैं लेकिन 2023 तक तो हो ही जाएगा. Will have completed his studies by 2023. You will have finished reading this book by tomorrow. You will have finished reading this book by tomorrow. वो किताब पढ़ रहा है, किताब पढ़कर उसने अभी उसको पढ़ना फिनिश नहीं किया है, लेकिन कल तक वो इस किताब को पढ़ चुका होगा. कल तक वो इस किताब को पढ़ने का काम फिनिश कर चुका होगा. उसकी रीडिंग अभी तक जारी है लेकिन कल तक उसकी रीडिंग, बुक की रीडिंग खत्म हो चुकी होगी. He will have finished reading this book by tomorrow. हाँ, तो जनरली ये टेंस इस तरह की बातें कम कहनी पड़ती हैं, इसलिए ये टेंस इतना ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता. लेकिन हाँ, अगर यूज़ होता है तो कुछ इस तरीके से. अगर कभी इस टेंस को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ जाए, सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ इट. इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं. और आप टाइम क्लॉज भी यूज़ कर सकते हैं साथ में. ये बाय के साथ जो आपने टाइम एक्सप्रेशन यूज़ किया है ना, इसकी जगह यू कैन यूज़ अ टाइम क्लॉज इफ़ यू वांट. आप चाहो तो टाइम क्लॉज यूज़ कर सकते हो इस तरह से. I will have completed my work by the time you return from market. You return from market. तुम मार्केट जा रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूं. सामने वाले से कह रहे हैं कि भाई आप मार्केट जा रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं. आप मार्केट से लौट कर आएंगे तब तक मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका होऊंगा. आप जब मार्केट से लौट कर आओगे, आपके मार्केट से लौटकर आने तक मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका होऊंगा. आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय द टाइम यू रिटर्न फ्रॉम मार्केट. तो ये जो क्लॉज है ना, बाय द टाइम यू रिटर्न फ्रॉम मार्केट, बाय द टाइम, ये टाइम क्लॉज है. क्या ये अगर टाइम क्लॉज है तो आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ये क्या हुआ? मेन क्लॉज. हाँ, बाय द टाइम यू रिटर्न फ्रॉम मार्केट आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क. आप आगे पीछे कर सकते हो, ऑर्डर चेंज कर सकते हो. टाइम क्लॉज को पहले और मेन क्लॉज को बाद में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो. लेकिन फिर इसमें वो जो रूल है पहले वाला, वो आपको याद रखना है. मेन क्लॉज में अगर फ्यूचर टेंस है तो टाइम क्लॉज में दोबारा फ्यूचर टेंस नहीं आएगा. वो जो हमने सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ जो बात पढ़ी थी और जिसको हमने लिखा था, नोट किया था, मेन क्लॉज में अगर फ्यूचर का कोई भी टेंस आता है, सिंपल फ्यूचर हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, अगर मेन क्लॉज में फ्यूचर टेंस है तो टाइम क्लॉज में फ्यूचर टेंस फिर से नहीं आएगा. टाइम क्लॉज में प्रेजेंट टेंस आएगा. इसलिए हमने यहाँ प्रेजेंट टेंस की वर्ब यूज की है. विल रिटर्न नहीं लिखा, रिटर्न लिखा है. आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय द टाइम यू रिटर्न फ्रॉम मार्केट. We will have reached there by the time the game starts. The game blank space. अब सपोज ये क्वेश्चन आ जाए इस तरह से. हालांकि इस टेंस पर क्वेश्चंस कम ही बनते हैं. मैंने पहले बताया था आपको, ज़्यादातर जो एग्जाम के क्वेश्चंस हैं आपके, वो आपको उन 8 टेंसेज में से
मिलते हैं, वही प्रेजेंट के 4, पास्ट के 3। हाँ, इन टेंसेस पर आ सकता है सवाल, आने को क्वेश्चन तो आ ही सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, उसके चांसेस कम है, क्योंकि ये टेंस इतना इंपॉर्टेंट और इतना ज़्यादा यूज़ होने वाला टेंस नहीं है, इतना कॉमनली यूज्ड टेंस नहीं है ना। तो सपोज अगर ये सेंटेंस क्वेश्चन में आ जाए, वी विल हैव रीच्ड देयर, वी विल हैव रीच्ड देयर by the time the game blank space। हालांकि कोशिश करते हैं कोई गलती ना हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस पूरा बोल देते हैं हम, लेकिन वो लिखने में कोई एक वर्ड हम लिख नहीं पाते, गलती हो जाती है ना। तो थोड़ा सा हमारी स्पीच को राइटिंग से टैली कर लिया करो और आप उसको नोट कर लिया करो, करेक्ट कर लिया करो, अपनी नोटबुक में गलत मत लिखा करो। गलती है, ह्यूमन एरर हो जाता है, बोल देते हैं कुछ और उसको लिख नहीं पाते, या लिख देते हैं लेकिन गलती से वो बोल नहीं पाते। तो ऐसी कोई मिस्टेक अगर आप नोटिस करते हो तो एटलीस्ट अपनी नोटबुक में उसको आप समझ करके और सही लिखा करें। अभी जैसे मैंने बोला था वी विल हैव रीच्ड देयर, देयर मैंने बोल तो दिया लेकिन लिखा नहीं, मैंने वो स्किप कर दिया उस वर्ड को और बाय लिख दिया था। तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। वी विल हैव रीच्ड देयर बाय द टाइम द गेम स्टार्ट्स। गेम शुरू होगा तब तक हम वहाँ पहुँच गए होंगे, गेम शुरू होगा तब तक हम लोग वहाँ पहुँच चुके होंगे, हम लोग वहाँ पहुँच चुके होंगे। कब तक? गेम शुरू होने तक, है ना। तो ये मेन क्लॉज में फ्यूचर टेंस है, तो टाइम क्लॉज में फिर फ्यूचर टेंस नहीं चाहिए, प्रेजेंट टेंस चाहिए। स्टार्ट्स, बाय द टाइम द गेम स्टार्ट्स। You will have completed half of the work by the time I will start my work। इसमें कोई मिस्टेक है, एरर है? देखिए क्या कह रहा है सेंटेंस। सेंटेंस कह रहा है कि मैं अपना काम शुरू करूंगा तब तक आप आधा काम कंप्लीट कर चुके होंगे। मैं अपना काम स्टार्ट करूंगा तब तक आप अपना आधा काम कंप्लीट कर चुके होंगे। यू विल हैव कंप्लीटेड हाफ ऑफ द वर्क बाय द टाइम आई विल स्टार्ट माई वर्क, है ना। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मेन क्लॉज में फ्यूचर टेंस है, टाइम क्लॉज में दोबारा फ्यूचर टेंस आ गया। तो ये दोनों, ये मतलब याद रखना, एक तो पास्ट परफेक्ट में मेन क्लॉज और टाइम क्लॉज दोनों पास्ट परफेक्ट के नहीं हो सकते, सारे टेंसेस पर अप्लाई नहीं होता है ये। जैसे दोनों क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में हो सकते हैं, टाइम क्लॉज और मेन क्लॉज दोनों सिंपल पास्ट के हो सकते हैं। पैरेलल एक्शन बताने हो तो दोनों क्लॉज पास्ट कंटिन्यूअस के हो सकते हैं, लेकिन एक तो फ्यूचर टेंस और एक पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका खास ध्यान रखेंगे। मेन क्लॉज और टाइम क्लॉज दोनों में पास्ट परफेक्ट नहीं होना चाहिए और दोनों में फ्यूचर टेंस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा दिखता है कहीं तो वो एक मिस्टेक है, एक एरर है। जैसे कि ये सेंटेंस है, इसमें मेन क्लॉज में फ्यूचर टेंस है तो टाइम क्लॉज में भी फ्यूचर टेंस आ रहा है ना। तो ये करेक्शन की जरूरत है। आई विल स्टार्ट नहीं होगा, आई स्टार्ट होगा। क्या होगा? आई स्टार्ट। यू विल हैव कंप्लीटेड हाफ ऑफ द वर्क बाय द टाइम आई स्टार्ट माई वर्क। आई स्टार्ट माई वर्क, आई विल स्टार्ट नहीं, आई स्टार्ट। ये ना, ये ऐसी चीजें हैं, इनको अगर रिपीट करते रहेंगे बार बार, अब ये चीजें अगर पहले से हमें पता है, इस तरह से लिखने और बोलने का एक आइडिया ऑलरेडी हमने डेवलप कर रखा है, हाँ, तो इट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। फिर तो आगे काम करें और चीज़ों के ऊपर। लेकिन ये चीज़ें पहले से अगर नहीं मालूम थी या इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते थे अब तक, है ना, तो ध्यान रखिए और बार बार पढ़िए, इसको रिपीट कीजिए। रिपीट करते रहने से अपने आप वो चीज़ जो है ना फिर बाद में ऑटोमेटिकली होने लगती है। मतलब हमें खुद को कुछ इस मोड में लेके जाना है कि इस तरह की चीज़ें जो है ना, इस तरह की गलतियाँ ना हो
ऑटोमेटिक हो जाए सब कुछ। बहुत सारे काम जिनकी हमने आदत बना ली होती है वो फिर अपने आप होते हैं, ऑटोमेटिकली होते हैं। तो ऑटोमेटिकली मतलब आपका जो सेंटेंस है, जो आप सेंटेंस बनाते हो, उसमें टेंस का मिस्टेक, टेंस का एरर ना हो, एक सही सेंटेंस बन करके आए। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, सिर्फ टेंस नहीं है। देखो टेंस है, आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स हैं, प्रपोजिशंस हैं, मॉडल्स हैं, अभी हम और बातें करेंगे। तो मिस्टेक तो देखो कहीं से भी हो सकती है। टेंस का ध्यान रख लिया, प्रपोजिशन की मिस्टेक हो गई, इन की जगह ऑन यूज़ कर दिया, ऑन की जगह टू यूज़ कर दिया, है ना। तो एरर्स तो खूब सारे होते हैं, इतनी सारी बातें हैं। तो धीरे धीरे जो है ना वो सब चीज़ों के ऊपर कमांड बनाते हुए हमें आगे बढ़ना है, ठीक, ताकि हम एक बहुत अच्छा काम जो है वहाँ एग्ज़ाम में करके आए। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस था, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ हमारे तीनों ही परफेक्ट टेंस हो जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और ये फ्यूचर परफेक्ट। आप इस पर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना सकते हो, कह सकते हो विल यू हैव रीच्ड मुंबई बाय दिस टाइम टुमारो। क्या कल इस समय तक तुम मुंबई पहुंच गए होगे। Will you have reached Mumbai by this time tomorrow? Will all the students have gone home? Will all the students have gone home by 2 p.m? क्या 2 बजे तक सारे स्टूडेंट्स घर जा चुके होंगे। क्या 2 बजे तक सारे स्टूडेंट्स घर चले गए होंगे, घर जा चुके होंगे। Will she have completed her studies? ध्यान देना है सेंटेंस पे। Will she have completed her studies by 2024? क्या 2024 तक वो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी होगी। अब इस सेंटेंस में और तो कुछ नहीं, कुछ लोगों को ये थोड़ा अजीब लगता है, शी के साथ हैव कैसे लिखा है। तो शी के साथ हैव इसलिए लिखा है क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, और मैंने पहले ही बताया था आपको स्ट्रक्चर जब लिखा था तब, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर में हैज नहीं होता है, हैव होता है। क्योंकि ये जो हैव है ना, ये सेकंड हेल्पिंग वर्ब है। वो जो सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आप वर्ब यूज करते हो वो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होती है। यानी सब्जेक्ट के बाद में जो वर्ब आती है ना, वो सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट में होनी चाहिए। वो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, जो भी हो। जो सेकंड हेल्पिंग वर्ब है ना, तो उसको सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट में होना जरूरी नहीं है। तो इसलिए ये बिल्कुल सही है। ये फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब थी विल शी हैव। तो इस तरह से अगर शी के साथ हैव आ रहा है इस सेंटेंस में, तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, उन्होंने पढ़ा ना शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ तो हमेशा हैज आना चाहिए। तो उसके साथ हैज आएगा तब जब सेंटेंस या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आगे जो टेंस हम पढ़ेंगे इसके बाद, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या सिंपल प्रेजेंट टेंस जहां हैज और हैव को मेन वर्ब की तरह यूज किया गया हो वहां। बाकी फ्यूचर परफेक्ट में हैव होता है, हैज नहीं होता है। तो ये सही है। तो ये था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके साथ हमारे तीनों परफेक्ट टेंसेस कंप्लीट हो गए, और अब बचते हैं इसके बाद में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वो भी 3 हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, ठीक है। वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक इंपॉर्टेंट टेंस है, बाकी वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार 12 टेंसेस को अच्छे से देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं और इसको कंप्लीट भी करते हैं। थैंक यू।